ये बहुत खुशबूदार जगह है, एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था गुप्ता जी। हाँ, पर एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है। अच्छा, वो क्या गुप्ता जी? इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर तुम रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी आ जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर वहीं रहेगी, तो वो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है गुप्ता जी, मुझे नीचे वाला फ्लोर ही किराए पर दे दीजिए। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, इस घर में हर जगह इतने सारे एयर फ्रेशनर क्यों रखे हैं? असल में मुझे शौक है, मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खुशबू आनी चाहिए। हाँ, अच्छा शौक है। मेरा नाम समर है। मैं उस समय 28 साल का था और मैं मेरे घर से काफी दूर एक शहर में नौकरी करता था। मुझे उस शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने काफी घर तलाशे। आखिरकार मुझे एक घर मिल ही गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे खोलते ही बहुत तेज खुशबू आई और गुप्ता जी ने बहुत कम किराए पर मुझे वो घर दे दिया था। तो समर, हर सुबह जाने से पहले घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ जरूर, नहीं भूलूंगा। उनकी खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी है। ये लो, याद से। हाँ, अब मैं चलता हूँ। एयर फ्रेशनर का उनका यह जुनून मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मैं अपना सारा सामान नए घर में ले आया। कुछ दिन वहां अच्छे से बीते। मिस्टर गुप्ता मुझे हर सुबह कॉल करते थे और एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की बात कहते थे। कई बार तो मैं इस बात से परेशान भी हो जाता था कि वो रोज रोज कॉल करके मुझे एक ही बात क्यों कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं सो रहा था और मुझे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से मेरी नींद खुल गई। ये किस तरह की आवाज है? घर पर तो कोई भी नहीं है। मैं उठा और अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं इसे बार बार जोर लगाकर खोलने लगा, लेकिन ये नहीं खुला। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं हॉल में गया और मैंने देखा कि आवाजें कहां से आ रही थी, पर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अरे, मैंने तो स्प्रे दिन में किया था, तो ये इतनी ज्यादा तेज खुशबू अभी कैसे आ रही है? अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने गुप्ता जी को कॉल की। हेलो, गुप्ता जी, रात को घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं, तुम्हें कोई सपना आया होगा। घर में तो कोई भी नहीं आता है और घर की चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और उस घर के तो आसपास भी कोई नहीं रहता, तुम्हें पहले ही पता है, जो देर रात में घुसा हो। अगली रात मुझे ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और उस रात बाकी रातों से कुछ ज्यादा ही अंधेरा भी था और सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मैंने बाइक के शीशे में देखा कि कोई तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे और करीब आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था और घने काले लंबे बाल हवा में बहुत ऊपर तक लहराते हुए उड़ते जा रहे थे। सिर्फ खून लगे हुए बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे और उसके मुंह पर भी बहुत खून लगा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थी। मैं घबरा गया और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से मेरे पीछे आती रही। मेरे होश उड़ने लगे। अब वो डरावना साया मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतनी पास कि मैं उसकी भयानक सांसों की आग जैसी गर्मी और खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। मैं जल्दी से मंदिर के पास जाकर रुक गया और वो चुड़ैल वहीं से गायब हो गई और मैं सारी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और सुबह होते ही घर चला गया। अगले दिन संडे था। मैं और मेरा दोस्त कुणाल घर पर बैठे बातें कर रहे थे और खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुणाल को बीती रात की सारी बात बताई। अरे तू नींदों में होगा, सपना देखा होगा कोई, भूत कुछ नहीं होते। हाँ, पर मैं नींदों में नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। तभी मेरे फोन पर गुप्ता जी की कॉल आई।
मैंने फोन नहीं उठाया। अरे इस गुप्ता ने तो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान कर रखा है। क्या मतलब? बस रोज सुबह फोन करता है और कहता है एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देना। आखिर ऐसा भी क्या जुनून है? अरे तो कर दिया कर स्प्रे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया परेशान करने? जा कुणाल, दरवाजा तो खोल। हाँ खोलता हूँ। जी आप कौन? हेलो, मेरा नाम सानिया है। आप गुप्ता जी की बेटी हैं? जी हाँ, पापा ने आपको बताया होगा। हाँ बिल्कुल बताया है। आइए। सानिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वाह यार, बड़ी सुंदर लड़की है गुप्ता की। हाँ अब ये यहीं रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर। और मुझे अब तुझसे जलन हो रही है यार। क्या मैं भी तेरे साथ रह लूं? नहीं। संडे को एंजॉय करने के बाद कुणाल अपने घर चला गया। वह सानिया को देखकर काफी खुश था और लगभग रोज ही किसी ना किसी बहाने से घर आने लगा। एक शाम मैं और कुणाल बैठे बातें कर रहे थे, तभी ऊपर सीढ़ियों पर सानिया खड़ी थी और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देख समर, वो हंस रही है। वो मेरे मकान मालकिन की बेटी है, उसे ऐसा वैसा मत समझ। अरे तो वो खुद ही हंस रही है, लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। बकवास मत कर, बैठा रहा यहाँ पर। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जल्दीबाजी में था, इसलिए एयर फ्रेशनर स्प्रे करना भूल गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुणाल का फोन आया। हेलो समर, कहाँ है तू? मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। ओ हाँ, तू तो ऑफिस में है, मैं तो भूल ही गया। मैं सब समझ रहा हूँ तू जो कहना चाह रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, घर पर सानिया तो होगी। कुणाल रहने दे, मत जा। हेलो हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दी। शाम के वक्त मैंने कुणाल को कॉल की। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे घर गया था या नहीं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात को मैं घर पहुंच गया और मेरे घर पर बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है? आज मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे नहीं किया, शायद उसी वजह से। ये तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू है। मैंने जल्दी से एयर फ्रेशनर का बॉक्स लिया और हर जगह एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिए और अब बदबू आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस रात मैं सो रहा था तो आधी रात में मुझे फिर से हॉल में से आवाजें आने लगी। मैं डर गया और उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरा दरवाजा फिर से बाहर से बंद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने गुप्ता जी को उसी वक्त कॉल की, लेकिन गुप्ता जी ने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर कौन था जो आधी रात में मेरे घर में आता था और वो करता क्या था? फिर उसी तरह कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो ये खुल गया। मैं हॉल में गया और यहाँ वहां देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं परेशान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जिसका वॉलपेपर साइड से थोड़ा उखड़ा हुआ था। आज से पहले कभी मैंने उस दीवार के वॉलपेपर पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वॉलपेपर के पीछे दीवार ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके उस वॉलपेपर को हटाया और मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी, केवल वॉलपेपर लगा हुआ था और वॉलपेपर के पीछे अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें इंसानों की सड़ी हुई कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसे ही वॉलपेपर पूरी तरह से हट गया, 2 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ लाशों के सिर कटे हुए थे, कुछ के निचले हिस्से आधे कटे हुए और हाथ पैर कटे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मेरे पीछे सानिया और गुप्ता जी खड़े थे। सानिया पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो, यहाँ क्या है? गुप्ता जी देखिए ना। क्या देखूं? इन्हें यहाँ लाकर मैंने ही तो रखा है। क्या? अब इन्हीं लाशों के साथ एक लाश तुम्हारी भी होगी। इतना कहते ही सानिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुंदर लड़की का रूप बदलकर एक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लिया। वह इंसान थी ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं?
तो तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ हर महीने नए लोग आते हैं। मेरी बेटी एक रक्त पिशाचनी है। उसे इंसानों का खून पीकर शांति मिलती है और उसी से वो जिंदा रहती है। उन सब लाशों को मैं दीवारों में छुपा देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। उस रात भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन ये मंदिर में चला गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वो पिशाचनी मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह खोलते हुए मेरे पास आने लगी और तभी मेरा दोस्त कुणाल आया और कुल्हाड़ी से उस पिशाचनी का सिर काट दिया। ये क्या किया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं, एक रक्त पिशाचनी थी। तभी गुप्ता भी एक पिशाच में बदलने लगा। उसके भी बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और आंखें लाल हो गई। पिशाच का रूप लेते ही उसने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम हो गया। और इसी बीच कुणाल ने मौका देखकर गुप्ता का भी सिर काट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, तुमने मेरी जान बचा ली। और मुझे तो लगा था कि तुम सानिया के प्यार में हो और उस दिन मेरे घर पर ना होने के बाद भी सानिया से मिलने आए होगे, पर उसके बाद से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जब मैंने कल तुम्हें सुबह फोन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मुझे घर के अंदर आते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी और मुझे ऊपर से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब मैं धीरे से ऊपर गया और देखा कि सानिया और गुप्ता एक ही कमरे में थे। वहां जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी छाती से सानिया खून पी रही थी और उस लाश के कई टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो गुप्ता खा रहा था। मैं जल्द से वहां से भाग गया। सानिया का पिशाचनी वाला रूप मैंने कल ही देख लिया था और वो आज रात तुम्हारा शिकार करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अब इन लाशों का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और शहर में कई लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें भी इसी घर में हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और सभी लाशों की पहचान हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रक्त पिशाचनी सच में होती है। इसके बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस हादसे को आज तक भी भूल नहीं पाया हूं। कुणाल ना होता तो उन लाशों के ढेर में एक लाश मेरी भी होती। कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग के वॉचमैन रवि से। रवि बिल्डिंग के गेट पर बैठकर अपने दोस्त प्रवीण के साथ बातचीत कर रहा है, जहां अंकुश अपनी पत्नी मीरा के साथ इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहता है। प्रवीण भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। दरअसल रवि जिस बिल्डिंग में काम करता है, उस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में प्रवीण सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। यार, कल वाली शादी में तुझे भी आना चाहिए था, बहुत मजा आता। अरे नहीं यार, मैं तो आने वाला था, लेकिन घर में कुछ जरूरी काम आ गया तो जाना पड़ा। तभी वहां से अंकुश निकल रहा होता है। वो काम पर जा रहा था। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साहब? और अंकुश बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला जाता है। अरे ये वही है ना जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है? हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन बहुत अकड़ू है। अपनी पत्नी को ज्यादा कहीं बाहर जाने नहीं देता है। डरता होगा और क्या, कहीं लोगों की नजर ना लग जाए उसे। हाँ सही बात है। और दोनों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और प्रवीण भी वापस चला जाता है। रवि खाना खा रहा था। उसकी नजर चौथी मंजिल पर पड़ती है। वहां मीरा खड़ी हुई होती है। वो बिना हिले बिना पल के झपकाए बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है। अरे क्या हो गया मैडम को? बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, भूत बनकर क्यों खड़ी है? तभी अचानक मीरा बालकनी से नीचे छलांग लगा देती है और नीचे गिर जाती है। रवि रोते चिल्लाते हुए उसके पास भाग कर जाता है। मैडम, ये क्या किया? कोई बचाओ इनको! उसकी लाश खून से लथपथ होती है। रवि चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। रवि जोर जोर से रोते हुए वहीं अपना माथा पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों रो रहा है? क्यों माथा पीट रहा है तू? साहब ये देखो, ये मेरे सामने छत से कूद गया, इतना खून बह रहा है इनका, आत्महत्या कर ली इन्होंने। अरे होश में हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन कूद गया? किसकी लाश? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा।
लगता है इसका दिमाग हिल गया है। रवि जब देखता है तो वहां जमीन पर अब कोई भी नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। ये क्या साहब, मैंने खुद देखा था, मीरा मैडम वहां से कूद गए थे, मैं सच कह रहा हूँ। अरे चलो चलो सब यहाँ से। ये दारू पी पी के कुछ भी अनशन बकवास करता है, कुछ भी दिखता रहता है इसे। इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, सोसाइटी में ऐसा गार्ड किस काम का जो खुद नशे में पड़ा रहता है दिन भर, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे पेट पर लात मत मारो साहब, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन रवि अभी भी हैरान परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो किसी भी नशे में नहीं था तो उसे वो सब क्यों दिखाई दिया। खैर, रवि उस घटना को भूल जाना बेहतर समझता है। रवि अंकुश को गेट के अंदर आते हुए देखता है। सलाम साहब। लेकिन अंकुश कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। कितना अकड़ू आदमी है ये, जवाब ही नहीं देता कभी अच्छे से। तभी रवि ऊपर चौथी मंजिल की तरफ देखता है तो उसे बालकनी में अंकुश की बीवी मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। उस वक्त वो रवि को देखे जा रही थी। कुछ देर में वो वापस चली जाती है। खैर, वो दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है और रवि अपने दोस्त प्रवीण को कल दोपहर और शाम वाली सारी बात बता देता है। तू भी दिन में ऐसे भयानक सपने देखता है, वो भला क्यों आत्महत्या करेंगे? पर मैं होश में था प्रवीण, मुझे याद है। वो सब छोड़, मैडम तुझे देख रही थी ना शाम को, लगता है मैडम तुझसे प्यार करती है। अरे पागल हो गया है क्या? कैसी बात करता है? अरे एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता बात बन जाए। चुपचाप बैठ, ज्यादा मत बोल, समझा? कहाँ वो और कहाँ मैं एक वॉचमैन। अच्छा तो क्या हुआ यार, प्यार में कुछ नहीं दिखता। बस अब बहुत हो गई फिल्मी बातें, तू चल कर जा और ड्यूटी कर ले। अच्छा चलता हूँ। प्रवीण वहां से चला जाता है। असल में रवि भी अंकुश की पत्नी मीरा को पसंद करता था, इसीलिए वो मीरा के सपने देखने लगा था। उस रात 12 बजे रवि ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके पास एक छोटा सा पत्थर गिरता है। वो यहां वहां देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर में एक और पत्थर गिरता है। अरे, ये पत्थर कौन फेंक रहा है? तभी एक और छोटा सा पत्थर गिरता है और रवि को पता चल जाता है कि पत्थर ऊपर से आया है। वो ऊपर देखता है तो वहां मीरा खड़ी होती है। रवि उसे देखकर खुश हो जाता है। लगता है मैडम मुझे इशारे से बुला रही हैं। रवि उसके तरफ हाथ हिलाता है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। फिर मीरा उसे देखकर वापस चली जाती है। तभी ठीक उसी समय मीरा उसे ग्राउंड फ्लोर पर दिखाई देती है। अरे, ये मैडम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? रवि बिल्डिंग के गेट पर होता है और मीरा अंदर लिफ्ट से थोड़ा दूर खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है। फिर मीरा उसे बुलाने का इशारा करती है। आओ मेरे पास आओ। अरे वाह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मीरा मैडम मुझे सच में बुला रही है क्या? वो थोड़ा आगे जाता है, तभी मीरा फिर गायब हो जाती है। वो मीरा के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। मीरा के घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो सीढ़ियों से वापस नीचे आने लगता है। तभी कोई रवि का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ वहीं जम जाता है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हाथ किसने पकड़ा था। अरे छोड़ो, कौन है? कौन है? रवि हाथ खींचता रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा में ही उसका हाथ जाम हो गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उससे रोक रखा हो। वो बहुत डर जाता है। फिर कुछ देर में उसके हाथ पर वो अदृश्य पकड़ छोड़ जाती है और वो तेजी से भाग जाता है। उस रात में जब प्रवीण नाइट ड्यूटी कर रहा था, वो वहां पर अपने दोस्त को देखता है। वो बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ रवि के पास जाता है। रात के 3 बजे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे बचा ले प्रवीण, मुझे बचा ले। तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे बचाऊं तुझे? इसी बीच रवि का हाथ प्रवीण के पीछे गर्दन की तरफ जाता है और वो देखता है कि प्रवीण के गर्दन में तो बहुत बड़ा छेद है और उसकी गर्दन से थोड़ी देर बाद खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? ये किसने किया? बोल प्रवीण, बोलना यार। तभी प्रवीण उसका गला पकड़ लेता है, पर रवि किसी तरह खुद को बचाने के लिए प्रवीण को धक्का देकर उससे दूर हट जाता है। लेकिन प्रवीण उसके पास आने लगता है। मुझे बचा ले रवि, मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे बचा ले। ये सब देखकर रवि बहुत डर जाता है
और जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये तो एक बुरा सपना है। आंखें खोलने पर वो प्रवीण को सच में अपने सामने देखता है। लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। डर मत, पसीने निकल रहे हैं तेरे तो। अरे तेरा ही सपना आया था, बड़ा भयानक था। अच्छा, अब मुझसे भी डरने लग गया तू। अरे बस सपने में यार। चल पी लेते हैं फिर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं, अगर किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर। और दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी फिर से रवि को बालकनी में मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। इस समय उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखें काफी चमक रही है। आज मैडम फिर से बालकनी में खड़ी है और मुझे ही देख रही है। प्रवीण पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां पर मीरा दिखाई नहीं देती। कहाँ है भाई? अरे वो देखना। लगता है तुम्हारी मैडम केवल तुम्हें ही दिखती है, मेरे सामने तो कभी नहीं आती है ऐसे। अभी तो यहीं पर थी, ना जाने कहाँ चली गई। चल ऊपर चलकर देखते हैं कि तेरी मैडम क्या कर रही है। अरे पागल है क्या, मरवाएगा तू? अरे चल ना, बस दरवाजे से ही देखकर आ जाएंगे, देखना तो कोई गुनाह नहीं है दोस्त। रवि उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रवीण बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था। प्रवीण तो जबरदस्ती ही बिल्डिंग में जाने लगता है। वहीं रवि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मीरा के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। दरवाजे के छेद से देखता हूँ कि मैडम क्या कर रही हैं। ऐसा मत कर मेरे भाई, मान जा। क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर नहीं आना चाहते क्या? देखा, मैडम हमें खुद अंदर बुला रही है दोस्त। प्रवीण नहीं मानता है और दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगता है। अंदर का नजारा देखकर प्रवीण एकदम चौंक जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, प्रवीण की वहीं पर मौत हो जाती है। रवि अपने मित्र को खोने के कारण बहुत रोने लगता है और वो दरवाजे के अंदर देखने का सोचता है। आखिर अंदर ऐसा क्या है? क्या हुआ? आओ ना मेरे पास, जल्दी से अंदर आओ, देर मत करो अब। और जब वो देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो देखता है कि मीरा मैडम अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए खड़ी है, लेकिन तभी मीरा केवल अपना मुंह पूरा उल्टा घुमाकर रवि की तरफ देखती है। वे कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि शैतान थी। हुलिया बहुत ही भयानक दिख रहा था। दोनों आंखें गायब थी और चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे लगता है मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो हिल नहीं पाता। तभी मीरा के घर का गेट खुल जाता है। रवि की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे अपने पास काले काले साए नजर आते हैं। वह बेहद डर जाता है और उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और वो मन ही मन बजरंगबली का पाठ करने लगता है। तब जाकर वो साधारण अवस्था में वापस आ जाता है। कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो, कोई सुन रहा है मुझे? वह तुरंत वहां से भागने लगता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। तभी एक आदमी आता है। चलो जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ साहब, चलो जल्दी। और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन कॉलोनी में पुलिस आती है और अंकुश के अपार्टमेंट का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर जाती है। अंदर जाने पर उन्हें अलमारी के अंदर मीरा की लाश मिलती है। उस वक्त वहां पर रवि भी था। वो तुरंत वहां से भागता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। देखिए, हमें मिस्टर अंकुश की लाश हाईवे पर नदी के पास मिली है। उन्होंने आत्महत्या कर ली है और हमें शक है कि अपनी बीवी को भी अंकुश नहीं मारा है, क्योंकि मीरा की बड़ी बहन का कहना है कि उसका पति उस पर बहुत शक करता था। लेकिन सर, मैंने एक दिन पहले ही अंकुश साहब को देखा था अपार्टमेंट के अंदर आते हुए। लेकिन ये इम्पॉसिबल है रवि, क्योंकि इस लाश को देखकर लग रहा है कि ये करीब 2 या 3 दिन पुरानी है और अंकुश ने भी 2 दिन पहले ही अपनी जान दी है। यह सुनकर रवि काफी डर जाता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक दिन से वो अपनी मरी मैडम की आत्मा को देख रहा था। वाकई में उसका अनुभव एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अच्छा नहीं रहा था और उसने वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी। रात होने वाली थी
पारुलिका अपने माता पिता के साथ कार में कहीं से वापस आ रही थी। पारुलिका के हाथ में एक गुड़िया थी जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर उनकी कार बंद हो जाती है। अरे अब गाड़ी को क्या हो गया? कल ही तो सर्विस करवाई थी, इससे क्या हुआ अब? गाड़ी भी ऐसी जगह पर रुकी है जहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जंगल ही जंगल है बस। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। ओके पापा, मैं भी आती हूँ आपके साथ बाहर। वीना और वीरेंद्र कार से उतर जाते हैं। वीरेंद्र कार को चेक करने लगता है कि तभी इसी बीच वीना और वीरेंद्र को चक्कर आने लग जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी पारुलिका को विंडो से बाहर कुछ दूर अपनी दोस्त पूनम दिखाई देती है। पारुलिका कार से नीचे उतर जाती है और पूनम के पीछे पीछे जाने लगती है। उस वक्त पारुलिका का ध्यान बाहर दूसरी तरफ था। पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम कोई जवाब नहीं देती। फिर जब पारुलिका को अपने मम्मी पापा का ध्यान आता है तो वो उन्हें पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है कि उसके मम्मी पापा बेहोश पड़े हैं। उन्हें बेहोश देखकर पारुलिका रोने लग जाती है। मम्मी पापा, आप लोगों को क्या हुआ? उठिए ना प्लीज। पूनम देखना इनको। वे लोग नहीं उठते हैं और पूनम भी कुछ नहीं बोलती। वो वहां से जाने लगती है। पारुलिका भी उसका पीछा करने लग जाती है। रुको ना पूनम, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो? पारुलिका पूनम का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर तक चली जाती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद पारुलिका के माता पिता को होश आ जाता है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? हे भगवान, पारुलिका! पारुलिका, कहाँ हो तुम? जल्दी ढूंढिए उसे। कहाँ गई होगी पारुलिका? हे भगवान! दोनों ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ देर जंगल में सब जगह देखने के बाद भी उन्हें जब पारुलिका नहीं मिलती तो दोनों निराश हो जाते हैं और जंगल से बाहर वापस जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पारुलिका की गुड़िया दिखाई देती है। पारुलिका की गुड़िया, इसका मतलब वो यहाँ आई थी। हमने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। चिंता मत करो, हमारी बच्ची मिल जाएगी। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वीरेंद्र पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है और कुछ कोशिश के बाद उसकी कार भी सही हो जाती है। देखिए, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। जहां तक मुझे लगता है ये कोई किडनैपिंग है। लेकिन सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पारुलिका को ढूंढेंगे। अभी आप लोग घर जाइए। इस घटना के 2 दिन बाद रात के 3 बज रहे थे। सब सो रहे थे कि तभी नींद में वीना को पारुलिका की आवाज आती है। माँ, माँ। वीना जल्दी से उठ जाती है। बेटा, कहाँ हो? वीना यहाँ वहां देखती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो उस गुड़िया को उठाती है और गले से लगाकर रोने लग जाती है। मेरी बच्ची, कहाँ है तू? कहाँ है पारुलिका? वीना को बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो उठकर हॉल में जाती है। वहां जमीन पर कुछ बर्तन गिरे हुए होते हैं। तभी उसे चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है लेकिन अंधेरे के कारण सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। कौन है वहाँ? वीना धीरे धीरे आगे जाती है। कौन है? तभी वो परछाई खड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। वो कोई इंसान नहीं था, एक भयानक साया था। वीना डर के मारे चीखें मारती है और कमरे में जाने के लिए भागती है। तभी वो नीचे पड़े एक गिलास में फिसलकर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी चीखें सुनकर वीरेंद्र भी उठ जाता है और वहां आ जाता है और वीना को उठाता है। होश में आने के बाद वीना अपने पति को सारी बात बताती है लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने फिर से पारुलिका की आवाज सुनी वीरेंद्र। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम कह रही हो। देखो, चारों ओर इस घर में बस तुम और मैं हूं, और कुछ नहीं। और हमारी बेटी के लापता होने की वजह से तुम्हें ये वहम हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। मुझे कोई वहम नहीं हो रहे वीरेंद्र। मुझे हर रात सच में हमारी बेटी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा वीना के साथ केवल एक बार नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले भी अपनी बेटी की आवाज हर रात 3 बजे आती थी। वीरेंद्र को लगता था कि पारुलिका के जाने के सदमे में वीना के साथ ये सब हो रहा था। इस कारण वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद पारुलिका का जन्मदिन था और वीना ने उसकी याद में केक बनाया था और घर को सजाया हुआ था। बेटा, तू कहाँ चली गई?
जल्दी से लौट कर आ जा। मैं तेरे लिए और अच्छी अच्छी गुड़िया ला दूंगी, बस तू घर आ जा। और थोड़ी देर बाद गुड़िया को टेबल पर रख देती है, लेकिन गुड़िया तुरंत नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ? और इतना कहकर वो गुड़िया उठाने लगती है कि फिर से उसे पारुलिका की आवाज आती है। इस बार वीना डर जाती है। कौन हो तुम? माँ मैं हूँ, मुझे बचा लो माँ। और वो गुड़िया अपने आप चलने लगती है, जिसे देख वीना बहुत डर जाती है और वो घर से बाहर भागने लगती है। लेकिन उसकी आंखों के सामने अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, खोलो। और तभी वो गुड़िया वीना के बहुत करीब आने लगती है और उसके सीने के पास आ जाती है। वीना बेहद डर जाती है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और उसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां पर विजय को पाती है। वह विजय को सब बताती है, लेकिन विजय भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे समझाने लगता है। भाभी जी आप हौसला रखिए, पारुलिका मिल जाएगी। आपको उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए ये सब आपको दिखाई दे रहा है। नहीं विजय, तुम्हारे भैया भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे। मुझे पारुलिका की आवाजें आती हैं, ना जाने कहाँ है मेरी बेटी। पारुलिका आ जाएगी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। वही वीना उस गुड़िया को देखती है तो गुड़िया तो उसी टेबल पर रखी हुई थी। वीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। भाभी जी पुलिस वालों ने क्या बताया है? विजय, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी तक मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पुलिस अपना काम कर रही होगी, मिल जाएगी वो। और इसके बाद विजय वहां से अपने घर चला जाता है। तो उसी रात विजय के साथ एक बेहद खतरनाक घटना होती है। करीब रात के 2 बजे विजय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जया वहां पर नहीं है और वो उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है। किचन में जाने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने संतुलन से एकदम बाहर हो गई थी और उसने कांच के बर्तन तोड़कर जमीन पर फैला रखे थे। जया बिखरे बालों से अलमारी के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर चढ़कर बैठी थी। जया तुम्हें ये क्या हो गया है? होश में आओ, तुम वहां कैसे चढ़ गई? नीचे आओ। जया बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। जया के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। वो चेहरे और शरीर पर कट लगाने लगती है, जिससे उसका चेहरा और शरीर जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। जया रुक जाओ प्लीज, ये सब मत करो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? वहां हर जगह खून ही खून हो जाता है। कुछ ही देर में जया बेहोश हो जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगती है और सिर से भी खून बहने लगता है। जया उठो, जया। जया उसका कोई जवाब नहीं देती और तभी कुछ अजीब सी आवाज आती है। विजय पीछे मुड़ता है और तभी एक काला साया उसे धक्का दे देता है, जिससे विजय वहां पड़े कांच के टुकड़ों पर जोर से गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं वीना और उसके पति को जब ये बात पता चलती है तो वे लोग भी काफी दुखी होते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद जया वीना के घर जाती है और उस समय बहुत रो रही थी। मत रो जया, अब जाने वाले की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं उस बात पर नहीं रो रही भाभी। तो क्या बात है जया, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। मुझे पता है कि आप दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये सब बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी गलती हुई है? पारुलिका की गुड़िया में आपकी बेटी की आत्मा है। ये क्या बकवास है? भाई साहब, ये सब मैंने एक बाबा के साथ मिलकर किया था। मैं आप लोगों से बहुत जलती थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था और जब भी आप लोगों को पारुलिका के साथ इतना खुश देखती तो मुझे वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं भी आप लोगों की खुशी खत्म करके आपको मुझ जैसा बिन बच्चे का बना दूंगी। पर हमने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों की तरक्की और खुशी देखकर मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन ये सब करना मेरे और मेरे पति पर ही भारी पड़ गया। पारुलिका कहाँ है मुझे पता है। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी, जल्दी बताओ। वो मानीपुर के पास के गांव में एक बाबा रहते हैं।
उन्हीं के पास है पारुलिका। मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें लेकर चलो वहां। सभी लोग जल्दी से उस पते पर पहुंच जाते हैं। उस समय वीरेंद्र और वीना को जया के किए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे लोग उसकी हालत को देखकर उसे माफ कर देते हैं। खैर, वे तीनों गुड़िया के साथ वहां पहुंचकर बाबा से इस समस्या का हल पूछते हैं, क्योंकि केवल बाबा ही थे जो कि पारुलिका को वापस ला सकते थे। बाबा जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरी बेटी को वापस ला दीजिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बाबा जी प्लीज बताइए कहाँ है हमारी बेटी। इस गुड़िया से हमारी बेटी की आत्मा को बाहर निकालिए बाबा जी। बाबा हाथ उठाकर एक संदूक की तरफ इशारा करते हैं। वीरेंद्र उस संदूक को खोलता है। उसमें पारुलिका होती है। यह केवल पारुलिका का शरीर है, इसकी आत्मा अभी शरीर से बाहर है। बाबा जी कुछ कीजिए, इसकी आत्मा को वापस ले आइए। पूजा थोड़ी कठिन है, इसमें जान भी जा सकती है। आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, आप कीजिए। अगर पूजा के दौरान कोई भी आवाज लगाए या दिखाई दे तो जाना मत, वरना मौत भी हो सकती है। इसके बाद बाबा जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। पूजा के समय सभी लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां चारों तरफ कई आत्माएं भटकती हैं। इसी बीच वीना को पारुलिका की आवाज आती है और उसे पारुलिका दिखाई भी देने लगती है, लेकिन वीना उसके पास नहीं जाती। माँ, यहाँ आओ, जल्दी आओ ना, मेरी मदद करो माँ। और देखते ही देखते वीना की आंखों के सामने उसकी बेटी पारुलिका का रूप लिए हुए जो चुड़ैल होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख वीना की रूह कांप जाती है। फिर जया को भी विजय दिखाई देता है। वो उसे बुलाने लगता है। जया जल्दी से उठकर उसके पास चली जाती है। विजय, तुम आ गए वापस। विजय का चेहरा भयानक तरीके से बदल जाता है, क्योंकि वो एक भूत था। वो जया का गला दबाने लगता है और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और जोर से फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही जया अपना दम तोड़ देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जया, जया, हे भगवान। आसपास कई काले साए और भूत घूम रहे थे। पारुलिका की आवाज भी वीना को बार बार सुनाई दे रही थी। इस सब के थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त हो चुकी है। चिंता की आवश्यकता नहीं है अब। लेकिन हमारी बेटी कहाँ है बाबा जी? वो देखो। दोनों पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं, वहां पीछे पारुलिका खड़ी होती है। उसे देख दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और बाबा को धन्यवाद देकर अपने घर चले जाते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।